नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय भवनवास। आप सभी का स्वागत है इन व्याख्यानों की श्रृंखला में। आज हम जॉन लॉक के क्रांति संबंधित विचारों के बारे में समझेंगे। इससे पहले के व्याख्यानों में जैसा कि हमने जॉन लॉक के जीवन परिचय, सामाजिक समझौता, उनकी प्राकृतिक अवस्था, उनके अधिकारों संबंधित विचार, उनके सीमित सरकार, उनके राज्य के बारे में विचार पढ़े, और इन विचारों को पढ़ने के बाद जॉन लॉक को अपन पढ़ रहे हैं। तो जॉन लॉक के क्रांति संबंधी विचारों को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है जॉन लॉक को समझने के लिए। जैसा कि हमने पढ़ा कि जॉन लॉक ने एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की, फिर प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना की, और उस कल्पना के माध्यम से उन समस्त जो राजनीतिक विचार थे उनका आधार था व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा रखना, और समझौते के माध्यम से एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जो उन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा रख सके। और जो राज्य स्थापित हुआ था उस राज्य को, अगर उसका जो मूल उद्देश्य था प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना, मानव को व्यवस्थित बनाए रखना, मानव की जो प्राकृतिक अवस्था में अव्यवस्थाएं थी उन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में अगर वो राज्य या सरकार समर्थ नहीं है तो जॉन लॉक ने उसका विरोध करने का अधिकार दिया था। और उसी बात के संदर्भ में या उसी के निष्कर्ष में उसके क्रांति संबंधित विचार आगे बढ़ते हैं। जॉन लॉक क्रांति के दार्शनिक रूप में अपनी पुस्तक शासन पर द्वितीय निबंध में क्रांति पर अपने विचार प्रकट करते हैं। लॉक सरकार को जनता के अधीन रखता है। लॉक का मानना है कि राज्य का निर्माण सर्वसहमति से जन कल्याण के लिए समुदाय द्वारा एक समझौते के तहत हुआ है। इस प्रक्रिया में नियंत्रण की शक्ति लोगों के पास रहती है, ना कि राज्य के पास। लॉक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति समाज या व्यक्ति समूह के अधिकारों को नष्ट करने की चेष्टा करता है और योजना बनाता है, यहाँ तक कि यदि इस समाज के विधायक भी इतने मूर्ख या दुष्ट हो जाएं कि लोगों की स्वतंत्रताओं और संपत्तियों का अपहरण करने लगे, तो समाज अपने आप को बचाने के लिए सर्वोच्च शक्ति निरंतर अपने पास रखता है। लॉक किसी ऐसे सार्वभौम का विचार नहीं करता जिसके कानून बनाने के लिए अधिकार पर कोई प्रश्न न किया जा सके। यदि सरकार अपनी अधिकार सीमा का उल्लंघन करती है तो जनता को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार होता है, यह लॉक मानता है। जनता को यह निर्णय करने का अधिकार है कि सरकार अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है या नहीं। यदि नहीं तो जनता ऐसे अयोग्य तथा दुराचारी सरकार को पदच्युत कर सकती है। एक ऐसा शासक जो निरंकुश है, जनता को युद्ध की ज्वाला में झोंकता है, तो जनता को विद्रोह का पूरा अधिकार है। जनता संप्रभु को सारे अधिकार उनको सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करने के लिए देती है। यदि इन अधिकारों की सुरक्षा में कोई खामी पैदा हो जाए तो जनता को विद्रोह का पूरा अधिकार है। लॉक का कहना है कि सारे अधिकार इस विश्वास से दिए जाते हैं कि एक लक्ष्य प्राप्त होगा। उस लक्ष्य के सीमित होने के कारण जब कभी भी सरकार द्वारा उनकी उपेक्षा की जाती है तो यह विश्वास निश्चित ही समाप्त हो जाता है। विधायिका सरकार की सबसे शक्तिशाली अंग होता है। उसे केवल जनता के अधिकारों जो जनता ने उसे दिए हैं से ही संतुष्ट होना पड़ता है। यदि विधायिका उन अधिकारों का अतिक्रमण करे तो विरोध अनिवार्य है। लॉक की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, अतः जनता को अन्याय का विरोध करने का पूरा अधिकार है। लॉक का प्रमुख उद्देश्य निरंकुश शासन के विरुद्ध संवैधानिक या सीमित सरकार का समर्थन करना है। सरकार की शक्तियां धरोहर मात्र है। सरकार सर्वोच्च होते हुए भी मनमानी नहीं कर सकती। उसके अधिकार क्षेत्र सीमित हैं।
लॉक का मानना है कि जब भी जनता ये महसूस करे कि व्यवस्थापिका उसे सौंपे हुए ट्रस्ट के विरुद्ध जा रही है तो उसे हटा देना अथवा परिवर्तनशील करने की सर्वोच्च शक्ति जनता में अब भी रहती है। जैसा कि उन्होंने सरकार से संबंधित अपने विचारों में बताया था, हम अपने चर्चा की थी कि सरकार को लॉक ने एक ट्रस्ट के रूप में माना है और वो ट्रस्ट जनता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ अधिकार उस ट्रस्ट को सौंपता है। यदि ट्रस्ट उन अधिकारों को या अपने कार्यों को करने में समर्थ नहीं है तो ट्रस्ट उस सरकार को परिवर्तित कर सकता है, चेंज कर सकता है। लॉक का कहना है भ्रष्ट शासकों को पदच्युत करने के लिए संवैधानिक उपायों का सुझाव लॉक देता है, परंतु यदि भ्रष्ट या दुष्ट शासक लोगों के विरोध का हिंसक दमन करता है तो जनता को असंवैधानिक उपायों के प्रयोग की सलाह भी देता है। ये स्पेशल बात है लॉक की कि यदि सरकार या शासक अपने कर्तव्यों को निभाने में या जनता के अधिकारों की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं है तो उसे संवैधानिक साधनों के माध्यम से, संवैधानिक उपायों के माध्यम से उसका विरोध करना चाहिए। यदि संवैधानिक साधनों का शासक दमन करता है, उनका हिंसक दमन करता है, प्रतिरोध करता है, उनको रोकता है, तो फिर जनता को असंवैधानिक साधनों को अपनाने की भी स्वतंत्रता होती है। जनता असंवैधानिक साधनों के माध्यम से भी अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकती है। लॉक कहता है यदि यह स्पष्ट हो जाए कि राजनीतिक सत्ता अन्याय के मार्ग पर चल रही है तो सरकार प्राकृतिक नियमों की अवहेलना कर रही है या लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है या मनमानी कर रही है तो इन परिस्थितियों में जनता को क्रांति का अधिकार है। यह स्पष्ट हो जाता है किन किन कंडीशन में जनता को क्रांति का अधिकार है। यदि राजनीतिक सत्ता अन्याय के मार्ग पर चल रही है, यदि सरकार प्राकृतिक नियमों की अवहेलना कर रही है, यदि सरकार लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है, यदि वह मनमानी कर रही है तो जनता को क्रांति करने का राइट है। सरकार के भंग होने के बारे में लॉक कहता है कि सरकार तब भंग हो जाती है जब कानून निर्माण की शक्ति उस संस्था से हट जाती है जिसको जनता ने यह दी थी या तब जब कार्यपालिका या व्यवस्था पालिका उसका प्रयोग ट्रस्ट की शर्तों के विपरीत करते हैं। सरकार को भंग होने वाली बात बिल्कुल लॉक ने स्पष्ट की है कि सरकार जब भंग हो जाती है जब कानून निर्माण की शक्ति जनता ने जिस संस्था को सौंपी थी वह उन शक्तियों का प्रयोग जनता के विरुद्ध या नियमों के विरुद्ध करने लग जाता है तो सरकार भंग हो जाती है, या उस ट्रस्ट की शर्तों के विपरीत वो काम कर रही होती है तो भी सरकार भंग हो जाती है। शासन या सरकार के विरुद्ध विद्रोह के कारण लॉक ने सर्वप्रथम उन परिस्थितियों का उल्लेख किया है जब जनता विद्रोह करना अपना पवित्र कर्तव्य समझती है। लॉक की मान्यता है कि विद्रोह का अधिकार जनता के पास न होकर उसके उत्तरदायित्व पर निर्भर है। कार्यपालिका जब अपने विशेष अधिकार का दुरुपयोग कर नियत समय पर विधान पालिका का सत्र नहीं बुलाती है एवं बिना विधान पालिका की अनुमति से स्वेच्छा पूर्वक शासन करती है तब कानून निर्माण की शक्ति विधान पालिका के हाथों से कार्यपालिका में चली जाती है और उस अवस्था में जनता को विद्रोह का अधिकार चला जाता है। मतलब जिस संस्था को जनता ने कानून निर्माण करने के लिए शक्ति सौंपी थी वो उस पे से कानून निर्माण करने की सत्ता अगर दूसरा सरकार का अंग ले लेता है तो सरकार भंग समझी जाती है और उस कंडीशन में जनता को सरकार के प्रति विद्रोह करने का या क्रांति करने का अधिकार लॉक देता है। लॉक सामान्यतः निम्न परिस्थितियों में सरकार के विरुद्ध क्रांति विद्रोह करने का अधिकार देता है। वो कंडीशन निम्न है: यदि शासन जनता की सहमति पर आधारित न हो, दूसरा यदि सरकार जनता का विश्वास खो दे, यदि सरकार ट्रस्ट विरोधी आचरण करे, यदि वह जनता के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करे,
यदि वह मतलब सरकार स्वेच्छाचारी, अनिपुण और निरंकुश हो, यदि सरकार जनता की सहमति के बिना चुनाव संबंधी कानूनों में परिवर्तन करे, यदि वह देश के नागरिकों को विदेशी शासकों का गुलाम बनाने का प्रयास करे, तो उसके विरुद्ध विद्रोह करना जनता का अधिकार ही नहीं, एक पवित्र कर्तव्य भी लोक मानता है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्य को विद्रोह का अधिकार दिया है, जिससे वे अन्याय, अनीति, अत्याचार से अपनी रक्षा कर सकें, क्योंकि अत्याचार तो स्वर्ग के देवता भी सहन नहीं करते। इसलिए लोक का कहना है कि प्राधिकरण के बिना शक्ति का वास्तविक उपचार शक्ति द्वारा उसका विरोध करना ही है। लोक ने यह भी स्पष्ट किया है कि विद्रोह द्वारा शासन का अंत होता है, समाज का नहीं। विद्रोह का अधिकार किसे? यह क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आखिर विद्रोह का बार बार जनता को, व्यक्ति को ये शब्द यूज करता है लोक, लेकिन यह एक क्वेश्चन है कि जनता को दिया है या व्यक्ति विशेष भी विद्रोह कर सकता है। तो हम बताना चाहेंगे कि विद्रोह के अधिकार के बारे में यह प्रश्न उभरता है कि विद्रोह का अधिकार किसे? जनता को, बहुमत को, अल्पमत को या एक व्यक्ति को? लास्की व शेवाइन जैसे विचारकों का मत है कि जॉन लॉक विद्रोह का अधिकार जनता या बहुसंख्यक को देता है। लॉक ने स्वयं कहा है कि अल्पसंख्यकों द्वारा विद्रोह करना व्यर्थ है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे अल्पसंख्यक या एक व्यक्ति को विद्रोह नहीं करने का अधिकार नहीं देता। यदि शासक के अत्याचारों से जनता उत्पीड़ित न हो तो इसके लिए बहुसंख्यक की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुसंख्यक के सहयोग बिना क्रांति सफल नहीं हो सकती। लॉक ने अपने ग्रंथ के 14वें अध्याय में लिखा है कि एक व्यक्ति को भी विद्रोह का अधिकार है। यदि उसे अधिकार से वंचित किया जाता है तो विद्रोह करना कानूनी अधिकार नहीं है। विद्रोह का अर्थ अंधकार में छलांग मारना है। प्राय सभी क्रांतियों में विद्रोह की आग गणमान्य या कुछ ही लोगों द्वारा सुलगाई जाती है और बाद में अन्य लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। अतः लॉक कहता है कि विद्रोह का अधिकार एक व्यक्ति को भी है, शर्त सिर्फ यह है कि उसे अधिकार का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से सार्वजनिक हित से में अन्य व्यक्तियों के मतों का समुचित आदर करते हुए करना चाहिए। तो स्पष्ट हो जाता है कि लॉक बहुसंख्यक या बहुमत को ही अमूमन क्रांति करने का अधिकार देता है, क्योंकि वो मानता है कि बहुमत के माध्यम से ही क्रांति का उद्देश्य सफल हो पाता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है, अत्याचार बढ़ जाते हैं और बहुसंख्यक अल्पमत पर अत्याचार कर रहा होता है, तो अल्पमत या एक व्यक्ति को भी ही विद्रोह या क्रांति करने का अधिकार होता है, बशर्ते उस क्रांति या विद्रोह का उद्देश्य सार्वजनिक हित होना चाहिए और सार्वजनिक उद्देश्यों वाले नैतिक उद्देश्यों का अनादर नहीं होना चाहिए। लॉक एक गंभीर विचारक था। उसने जनता में निहित क्रांति के अधिकार का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही करने का सुझाव दिया था। तुच्छ या क्षणिक कार्यों से क्रांति नहीं करनी चाहिए। क्रांति तभी करनी चाहिए जब शासक जनता के हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो। क्रांति को सफल बनाने के लिए इसमें बहुमत का भाग लेना आवश्यक है। क्रांति की आग चाहे एक व्यक्ति के द्वारा भड़काई जाए या अल्पमत द्वारा, जब तक बहुमत उसमें शामिल न हो तब तक संपूर्ण समाज हित की भावना प्रकट नहीं होती है। इन क्रांति से संबंधित जो लॉक के विचार हैं वो अपने आप में विशेष हैं और वर्तमान में भी प्रासंगिक है। अब भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उनको जगह दी गई है और अपने देश में भी इन्हीं सिद्धांतों को अपनाया जाता है। लेकिन उनकी कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ विचारक उनकी आलोचना करते हैं। उनकी आलोचना को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। तर्कहीन और अव्यावहारिक। लॉक का यह सिद्धांत तर्कहीन के दोष से ग्रस्त है। लॉक का क्रांति का सिद्धांत अव्यावहारिक है। आधुनिक समय में कोई भी राज्य अपने नागरिकों को क्रांति का अधिकार नहीं दे सकता। यदि इसे व्यावहारिक रूप दिया जाए तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए इन्हें नैतिक व वैध आधार प्रदान नहीं किया जा सकता। दूसरी इसकी आलोचना की जाती है कि लॉक हिंसा का समर्थन करता है, क्रांति का समर्थन करके। लॉक का यह सिद्धांत समाज में हिंसा फैलाने का पक्षपाती है। आज प्रत्येक राज्य शांति कायम करने के विपरीत
उपाय करता है, शांति भंग करने वालों से निपटने के लिए कठोर दंडात्मक उपाय भी करता है। आधुनिक राज्यों में हिंसा का समर्थन करना और शांति को बढ़ावा देना होता है। तो इस आधार पर भी हिंसा के समर्थन का पक्ष लगा के और इसकी आलोचना की जाती है लौकिक क्रांति संबंधी विचार की। अगली आलोचना, क्रांति का बहुमत द्वारा समर्थित होने पर वैधता प्राप्त होती है, अतः यह सिद्धांत पक्षपातपूर्ण रवैया रखता है। इसमें अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण क्रांति करने पर बहुमत का समर्थन मिलने पर ही विद्रोह किया जा सकता है, अतः यह सिद्धांत बहुमत का अल्पमत पर अन्याय का दोषी है। लॉक ने क्रांति की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया है, उसने केवल यह बताया कि यदि शासक अन्यायी हो जाए तो जनता को विद्रोह, ये इनकी प्रमुख आलोचना है। इसके ये कमी है, इनको मान सकते हैं कि उसने यह स्पष्ट नहीं किया है कि लोग यह कार्रवाई किस प्रकार करेंगे या करनी चाहिए। सेवाइन के अनुसार लॉक ने विद्रोह विषयक अपने सभी तर्कों में विधि संगत शब्द का प्रयोग करके पूर्ण और शायद अनावश्यक भ्रम उत्पन्न कर दिया है। स्वयं लॉक द्वारा क्रांति का समर्थन इस बात को स्पष्ट कर देता है कि विधि संगत कार्य सदा न्यायपूर्ण और नैतिक नहीं हो सकता। रसेल के अनुसार लॉक ने कहा है कि यदि अन्यायी शासक के विरुद्ध विद्रोह आवश्यक करना चाहिए, परंतु व्यवहार में यह तभी सार्थक होता है जब किसी संस्था को यह निर्णय करने का अधिकार हो कि शासन कब अन्यायी या अवैध है। लॉक ने इसकी व्यवस्था नहीं की है। लॉक इस बात को भूल जाता है कि मनुष्य कितना भी ईमानदार हो, पूर्णतः निष्पक्ष नहीं हो सकता। यह इसकी प्रमुख कमी है। लॉक ने व्यक्ति के खुद के ऊपर छोड़ दिया है ये बात का डिसीजन करना कि कब किस कंडीशन में सरकार को अन्यायी माना जाए। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि लॉक की क्रांति का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के इतिहास में उसकी अमूल्य देन है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम एवं फ्रांस की क्रांति पर लॉक का महान प्रभाव पड़ा। लॉक ने 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का उदाहरण देते हुए क्रांति के औचित्य को ठीक ठहराने का पूरा प्रयास इस सिद्धांत में किया है। लॉक ने अपनी पुस्तक नागरिक शासन जो 1690 में प्रकाशित हुई की भूमिका में लॉक ने लिखा है कि इसमें हमारा उद्देश्य वर्तमान राजा विलियम के सिंहासन पर बैठाने की घटना को सुप्रतिष्ठित बनाना है। लॉक एक प्रगतिशील विचारक थे। उनका प्रमुख ध्येय इस सिद्धांत की स्थापना करके रक्तहीन क्रांति का औचित्य ही सिद्ध करना था। उसके इस सिद्धांत का जेफरसन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, अतः इसके संदर्भ में कहा जा सकता है कि लॉक के विद्रोह विषयक विचारक आधुनिक युग में भी महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, स्मरणीय है। इसलिए लॉक का यह सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अमूल्य देन मानी जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।